नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadda.com की ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संतोष कुमार और मैं आप सबका वेलकम करता हूं इंग्लिश फाउंडेशन के इस पर्टिकुलर सेशन में। सेकेंड टाइम जुड़ रहा हूं अभी मैं आप सबके साथ। सुबह 8 बजे जिस तरीके से आपने बिल्कुल प्यार बरसाया भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने सब लोगों ने मिल करके सपोर्ट किया भाई, बहुत ही प्रेजवर्दी था, कमेंटेबल था, मज़ा आ गया। सुबह लगभग 1400 के आसपास बच्चे जो है मेरे साथ जुड़े हुए थे उस एडिटोरियल वोकैब के पर्टिकुलर सेशन में। उम्मीद रखिए, बिल्कुल भरोसा रखिए कि हर दिन जो है वो इसी तरीके के सेशंस में आपके सामने लाऊंगा और बहुत ही नए नए वर्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, प्लस और अलग अलग चीज़ें जो है वो आपके एक ही सेशन में मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वोकैब से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सेशंस में आपको जाने की जरूरत ना पड़े। बस सिर्फ ये एक सेशन सुबह 8 बजे का एंड इट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, चलिए अभी 10 बजे से हम लोग अभी ग्रामर के पर्टिकुलर सेशन में आ जाते हैं। फाउंडेशन की क्लास अभी हम लोग करेंगे और आज बच्चों याद रखिएगा प्रेपोजिशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग प्रेपोजिशन करेंगे और फिक्स प्रेपोजिशन भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो याद रखिएगा, प्रेपोजिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में पैदा हो रहे हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में हो सके, अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो या फिर एरर करेक्शन के फॉर्म में हो, वो सब जो है इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जल्दी से फटाफट एक काम करिए, सेशन के लिंक को तुरंत कॉपी करिए और तुरंत शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है दोस्तों, प्लीज शेयर कर दीजिएगा और जितने भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल इस पर्टिकुलर 8 बजे के सेशन की मैं बात कर रहा था। जिन्होंने देख लिया है भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाकर जरूर देखें और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। और स्क्रीनशॉट कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार तो कम से कम एक बार जरूर आप गो थ्रू कर लें, वर्ड्स याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ आज हम लोग आ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है प्रेजेंट और प्रेजेंटली, इन दोनों के बीच का आपको मुझे डिफरेंस बताना है कि क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, बहुत आप लोगों को ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा मतलब एक बात को अगर हम कहें, अक्सर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इन दोनों पर्टिकुलर वर्ड में। ठीक है, आपको लगता होगा कि शायद प्रेजेंट और प्रेजेंटली दोनों की मीनिंग शायद बराबर होती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रेजेंट और प्रेजेंटली दोनों की मीनिंग बिल्कुल भी एक नहीं है। ये दोनों बहुत ही अलग अलग वर्ड हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल अलग वर्ड है प्रेजेंट और प्रेजेंटली, है ना, बिल्कुल अलग वर्ड है। प्रेजेंट देखो यहाँ पे मतलब क्या होगा, प्रेजेंट का मतलब एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली एट प्रेजेंट की और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंटली की। देखो एट प्रेजेंट का मतलब होता है, एट प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, जैसे कि आई एम ईटिंग एट प्रेजेंट, है ना, मतलब कि 10 जो है सुबह के 10:10 हो रहे हैं, 10 AM, मैं 10:10 में जो है वो खा रहा हूं। एट प्रेजेंट में वर्तमान में जो है मैं यहां पे खा रहा हूं। लेकिन प्रेजेंटली का मतलब होता है सून। प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है, वेरी सून, इन फ्यूचर की बात होती है, इन फ्यूचर की बात होती है, लेकिन वेरी सून की बात होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ओके आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग टू ऑफिस प्रेजेंटली, आई एम गोइंग टू ऑफिस प्रेजेंटली, इसका मतलब होता है कि शायद 10:15 AM पे मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट जो है एट प्रेजेंट वो प्रेजेंट का शो करता है आपको टाइम फ्रेम, और प्रेजेंटली जो है वो सूनर का आपको टाइम फ्रेम शो करेगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं द गवर्नमेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक, इज एड्रेसिंग, ठीक है, इज ऑल सेट टू एड्रेस द नेशन प्रेजेंटली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज ऑल सेट टू एड्रेस द नेशन प्रेजेंटली, इसका मतलब कुछ ही मिनट में, बस सून, बहुत जल्दी ही वो इस नेशन को, राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रेजेंटली जो वर्ड है वो आपके फ्यूचर सेंस को इंडिकेट करता है और एट प्रेजेंट जो आपका है वर्ड वो आपके प्रेजेंट वर्तमान सेंस को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि आई एम ईटिंग प्रेजेंटली, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि मैं अभी खा रहा हूं, इसका मतलब ये होगा कि मैं जो है वो बहुत जल्दी जो है वो खाने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी ही खाऊंगा, इसका मतलब ये हो रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर एट प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम शो करेगा, प्रेजेंटली जो है वो आपका फ्यूचर टाइम रेफर करेगा। ठीक है सर, कैन वी राइट इट इन लाइक दिस, हाँ बिल्कुल, मतलब कैन वी राइट इट लाइक दिस, जैसे कि एट प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम आई एम ईटिंग एट प्रेजेंट, एंड एट प्रेजेंटली नहीं होता है, एट प्रेजेंटली नहीं होता है, ओनली प्रेजेंटली। आइदर आप तो आप लिखिए इन एट प्रेजेंट या तो आप लिखिए प्रेजेंटली, दोनों की मीनिंग बिल्कुल आपकी बराबर ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लिखिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट, ठीक है, आप अड्डा का कोई भी प्रोडक्ट जो है, महापैक बात करिए, टेस्ट सीरीज बात करिए, स्टडी मैट बात करिए, कोई भी ऑनलाइन लाइव बैचेस बात करिए, एनी प्रोडक्ट जो है आप ऐप के माध्यम से Y194 कोड अगर इस्तेमाल करते हैं तो 47% का आपको डायरेक्ट डिस्काउंट के साथ आप कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। कल रात तक शायद जो है वो कल कुछ घंटों के लिए शायद इसको 57% तक कर दिया गया था, लेकिन आप एक बार जाकर के चेक जरूर कर लें कि हो सकता है कि वो अब ऑफर अभी ना हो, लेकिन 47% का तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो जरूर लिया गया। याद रखिएगा, ऐप के थ्रू जाना है और Y194 कोड ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट जो है वो एनरोल कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। Y194 कोड याद रखिएगा ऐप के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह आ गया आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और स्टार्ट करिए। My younger sister has developed a passion dash dance and music since her childhood. क्या होगा? पैशन के साथ कौन सा प्रपोजिशन सूट करता है? पैशन इन डांस एंड म्यूजिक, पैशन विद डांस एंड म्यूजिक, पैशन ऑन डांस एंड म्यूजिक, पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक एंड पैशन टू डांस एंड म्यूजिक। क्या होगा जल्दी से बताओ। माई यंगर सिस्टर हैज डेवलप्ड अ पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब कि मेरी जो छोटी बहन जो है उसका बचपन से ही डांस और म्यूजिक में क्या था, काफी पैशन था। तो देखो हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, डांस और म्यूजिक में पैशन था, डांस और म्यूजिक में रुचि थी, है ना। क्या बोलेंगे, डांस और म्यूजिक में रुचि थी। लेकिन इंग्लिश जब आ जाएगा तो याद रखिएगा, पैशन जो होता है उसके साथ हमेशा क्या लगता है, उसके साथ आप हमेशा फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पैशन फॉर। यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पैशन फॉर, ठीक है। पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक इज द राइट आंसर। पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक, इट इज द राइट आंसर। लिखते चलिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चलो लिख दिया है मैंने आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, एसबीआई क्लर्क का ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है, ये वाला फ्रेज जो है, ये वाला जो फ्रेज है वो आपके एसबीआई क्लर्क का फ्रेज है। ये वाला सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ये जो फ्रेज है ना, ये आपके एसबीआई क्लर्क का फ्रेज है। तो एसबीआई क्लर्क में इस इडियम के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, इस इडियम एंड फ्रेज के ऊपर ये एक क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना, ठीक है। याद रखिएगा, एसबीआई क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, इडियम जो इडियोमेटिक फ्रेज जो है ना, काफी ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है कि इट डज नॉट मैटर, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता वेदर द मूवी इज इन हिंदी और इंग्लिश। मूवी जो है हिंदी में इंग्लिश में है। आई एम डैश इज विद दीज लैंग्वेजेस, मैं इन दोनों लैंग्वेजेस के साथ डैश में हूं। तो कुछ लोग ऐड कर रहे हैं, एट इज एट इज एट इज, मुझे पता था एट इज, और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबका। ध्यान देना, दो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, एक होता है एट ईज, नहीं होता, एक होता है एट होम और दूसरा होता है विद ईज। एक होता है एट होम और दूसरा होता है विद ईज। इन दोनों का ही मतलब होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं कंफर्टेबल, इन दोनों का ही मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदायक। इन दोनों की मीनिंग होती है आरामदायक। लेकिन याद रखिएगा, एट होम जो है आरामदायक मीनिंग, विद ईज आरामदायक मीनिंग। लेकिन एट होम का मतलब, ये एट होम यहां पे क्या, होम के साथ यहां पे एट लगेगा, एट होम इसका मतलब हो गया आरामदायक, ठीक है। और इज, विद इज इसका ही मतलब हो गया आरामदायक। लेकिन दोनों के साथ प्रेपोजिशन बिल्कुल अलग अलग है। तो यहां पे आपका क्या लगेगा, आई एम विद ईज जो है बिल्कुल यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई एम विद ईज। तो ये ध्यान रखिएगा, आरामदायक, कंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूं। सो एट होम और विद ईज इन दोनों का सेम मीनिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो होम अगर है तो एट, और अगर आपका ईज है तो आपका विद ईज लग जाएगा। नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर My friend
हार्डली अटेंड्स एनी फंक्शन। मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही मुश्किल से कोई पार्टी अटेंड करता है, कोई फंक्शन अटेंड करता है, एज क्योंकि ही इज जेलस डैश ऑल द नेबर्स, क्योंकि वो सारे मतलब हमेशा उस सारे नेबर्स से वो क्या रहता है, वो जेलस होता है, सारे नेबर्स से जेलस होता है, सारे नेबर्स से जेलस, जितने भी पड़ोसी हैं वो सबसे जलता है। हम लोग बोलते हैं ना मेरा फ्रेंड जो ना वो हमसे जलता है सर, ठीक है, इसीलिए जो है वो हमसे बात नहीं करता है, ठीक है, मेरे घर नहीं आता क्योंकि हमसे जलता है, हमसे जलता है। तो से की इंग्लिश, से की इंग्लिश मैं आपको बता दूं, से की इंग्लिश क्या क्या होती है। से की इंग्लिश आपकी विद भी होती है, से की इंग्लिश आपकी बाय भी होती है, से की इंग्लिश आपकी फ्रॉम भी होती है, से की इंग्लिश आपकी सिंस भी होती है, से की इंग्लिश आपकी ओ डबल एफ भी होती है, से की इंग्लिश आपकी ऑफ भी होती है। कितने सारे से की इंग्लिश है सोचो, 1 2 3 4 5 6। से का मतलब आप जब भी से यूज करेंगे, ठीक है, तो विद भी बोलते हैं, ठीक है, बाई भी बोलते हैं, फ्रॉम भी बोलते हैं, सिंस भी बोलते हैं, ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, और एक है और एक है और एक है, मैं भूल गया भाई, ठीक है, एक और है यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाई भी आ गया, फिर आपका फॉर भी आ गया, मतलब 3 दिन से, फॉर 3 डेज, ठीक है। तो यहां बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, विद भी आता है, बाई भी आता है, फॉर भी आता है, फ्रॉम भी आता है, सिंस भी आता है, ऑफ भी आता है और ओ एफ भी आता है। तो सबका यूज मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए जेलस की बात हो रही है, तो सारे लोग जेलस के साथ बोलो यस, याद रखिएगा जेलस। जेलस के बाद हम हमेशा ऑफ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जेलस के बाद हम हमेशा ऑफ यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, जेलस ऑफ हम यहां पे बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कि माय फ्रेंड इज जेलस डैश मी, तो क्या बोलोगे, माय फ्रेंड इज जेलस ऑफ मी। जनरली मैक्सिमम लोग जो है ये विद लगाते हैं, माय फ्रेंड इज जेलस विद मी, गलत है, माय फ्रेंड इज जेलस एट मी, ये भी आपका गलत है, याद रखिएगा। तो जेलस विद मी, जेलस एट मी, जेलस ऑन मी, ये सब गलत है। एग्जैक्ट जो प्रीपोजिशन हो जाए वो होता है आपका जेलस ऑफ, क्या बोलोगे, जेलस ऑफ मी, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, देखो, द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, ठीक है, मतलब कि जो एटॉमिक वेपन्स का जो यूज करना, विल बी पेनफुल डैश द मैनकाइंड, वो मैनकाइंड के लिए, वो हमारे क्या करते हैं, मानव इतिहास के लिए, मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए वो काफी डैश है। तो एक बात याद रखो, पेनफुल, हार्मफुल, डिट्रीमेंटल, पर्निशियस, इंजूरियस, इन सब के साथ क्या लगेगा, इन सब के साथ टू लगता है, ठीक है, इन सब के साथ टू लगता है, और इनका मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज इंजूरियस। देखो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जब हम बोलते हैं हेल्थ के लिए हानिकारक है, हम हानिकारक के साथ जनरली हिंदी में कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं के लिए, लेकिन के लिए की इंग्लिश जब हम लेंगे तो इसकी इंग्लिश आपकी क्या हो जाएगी, टू आ जाएगी। जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजूरियस टू हेल्थ, हार्मफुल टू हेल्थ, पेनफुल टू हेल्थ, ठीक है, डिट्रीमेंटल टू हेल्थ, पर्निशियस टू हेल्थ, हम ये सब आपका इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे भी आपका आंसर क्या हो गया, बेनिफिल टू मैनकाइंड, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में देना है। तो द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स विल बी बेनिफिल टू द मैनकाइंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारे याद करते जाइएगा। देखो सिर्फ बेनिफुल या हार्मफुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बेनिफुल का मतलब हानिकारक, हार्मफुल का मतलब भी वही हो गया, डिट्रीमेंटल का मतलब भी वही हो गया, पर्निशियस का मतलब भी वही हो गया, इंजूरियस का मतलब भी वही हो गया, इन सबका मीनिंग सेम, और इन सबके बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा, टू, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल एकदम देव शुक्ला, सारे लोग सही बना रहे हो। द लोअर कोर्ट अक्विटेड, अक्विटेड का मतलब होता है छोड़ देना, रिहा कर देना, बरी कर देना, ठीक है। अक्विटेड का मतलब आपका क्या हो गया, रिलीज कर देना,
रिलीज कर देना, ठीक है। तो लोअर कोर्ट ने उसे रिलीज कर दिया, द क्राइम, उसे उसके जो पाप जो भी क्राइम लगा था, जो कि अपराध से उसे मुक्त कर दिया। बट अनदर केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, लेकिन दूसरा केस उसके विरुद्ध में फाइल हो गया। तो याद रखिएगा, रिलीज लिखो, अक्विट लिखो, ठीक है, चार्ज लिखो, अक्यूज लिखो। इन सब के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। इन सब के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। लेकिन अक्विट का मतलब एक तरीके से आपका क्या हो गया? फ्री, ठीक है। और आपका अक्यूज का मतलब आ गया कि आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको अलीज कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको अलीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? अक्विट का मतलब रिहा कर देना और अक्यूज का मतलब दोष लगाना। तो देखो दोनों अलग अलग मीनिंग, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि ही इज चार्ज्ड ऑफ सम क्राइम्स, ही इज चार्ज्ड ऑफ द क्राइम, ठीक है, या ही इज रिलीज्ड ऑफ द क्राइम, या ही इज अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, ही इज अक्यूटेड ऑफ द क्राइम। तो देखो अक्यूट और अक्यूज दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अक्यूट के साथ भी ऑफ आएगा और अक्यूज के साथ भी हमारा ऑफ आएगा। अक्यूज का मतलब होता है कि आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, और अक्यूट का मतलब हो रहा है कि आप किसी को रिहा कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं। तो इन सब के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे? यहां पे आप ऑफ लगाएंगे, सही रहेगा कि द लोअर कोर्ट अक्विटेड हिम ऑफ द क्राइम बट अनदर केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, सेशन सही लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सेशन को एक बार लाइक करते चलो मेरे प्यारे बच्चों, और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते चलें एकदम साथ साथ। ठीक है, लगभग 800 बच्चे जो हैं अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग 800 बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है भाई प्लीज एक बार लाइक करते चलो। अभी सेशन शुरू हुआ है, जबरदस्त अभी सेशन, अभी प्रीपोजिशंस के बाकी है, दिमाग की बत्ती वाकई में खुल जाएगी। एक बार लाइक करते चलिएगा, 800 बच्चे देख रहे हैं, लाइक्स बिल्कुल 50% है, तो एक बार लाइक करते चलना यार भाई के लिए, ठीक है, और शेयर करते चलो। ऑलराइट, नेक्स्ट। क्या होगा? लिसनिंग टू हिज स्टोरी, ठीक है, उसकी कहानी को सुनना जो है, इज अकिन डैश रीडिंग अ गुड एडवेंचर नॉवल। मतलब क्या हो रहा है कि उसकी कहानी को सुनना जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? एक अच्छे एडवेंचर नॉवल जो है वो पढ़ने के बराबर है। तो याद रखना, अकिन, सिमिलर, इक्विवेलेंट, और टेंटामाउंट। ठीक है, और क्या है आपका? टेंटामाउंट। इन सब का मतलब होता है बराबर। ठीक है, इन सब का मतलब होता है बराबर या फिर इक्वल। ठीक, और इन सब के बाद इस्तेमाल होता है टू। क्या इस्तेमाल होगा? टू होगा। अकिन टू, सिमिलर टू, इक्विवेलेंट टू, टेंटामाउंट टू। तो यहां पे आपका क्या इस्तेमाल हो जाएगा? टू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिसनिंग टू हिज स्टोरी, वो जो है बराबर है, किसके बराबर है? वो पढ़ने के बराबर है। सो अकिन टू, ठीक है, या फिर सिमिलर टू रीडिंग अ नॉवल, या फिर इक्विवेलेंट टू रीडिंग अ नॉवल, या टेंटामाउंट टू रीडिंग अ नॉवल। तो याद रखिएगा, सिर्फ अकिन याद नहीं रखना है आपको, बाकी के भी चारों जो है वो वर्ड्स याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सो अकिन टू, सिमिलर टू, इक्विवेलेंट टू, टेंटामाउंट टू, इन सब के साथ टू इस्तेमाल होगा और इनका मतलब होता है बराबर होना। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले। देखो, समर्थ होना है ना, मतलब कोई भी काम आप कर पा रहे हो नहीं, ठीक है, कोई भी काम आप कर पा रहे हो नहीं, इसकी दो इंग्लिश होती है। एक होता है आपका कैपेबल और एक होता है आपका एबल। ठीक है, कैपेबल के बाद हम हमेशा क्या लिखेंगे? ऑफ, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट। और एबल के बाद हम हमेशा लिखेंगे टू, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्मेट। जैसे कि मैं बोलूं एबल टू, ऐसे लिखा हो रहा था ना, एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक, एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक। ठीक है, और अगर यहां पे आपने कैपेबल लगा दिया, कैपेबल, तब आपको लिखना पड़ेगा कैपेबल ऑफ रीडिंग, ठीक है, राइटिंग एंड स्पीकिंग।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों मीनिंग बिल्कुल बराबर होते हैं। कैपेबल का भी वही मीनिंग होता है, एबल का भी बिल्कुल वही मीनिंग होता है। ये दोनों ही आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव्स हैं। इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, इक्वल मीनिंग, दे बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, लेकिन कैपेबल इज फॉलोड बाय ऑफ और एबल इज फॉलोड बाय टू। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, उसके वेशभूषा, उसके अटायर, उसके आउटर जो अपीयरेंस से मत जाओ। ही इज कैपेबल, वो बिल्कुल समर्थ है, ही इज कैपेबल। अब कैपेबल के बाद क्या लिखेंगे, ऑफ लिख देंगे, कैपेबल के बाद हमने यहां पे ऑफ लिख दिया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ही इज कैपेबल ऑफ अकॉम्प्लिशिंग। और जानोगे भी कैसे, देखो यहां पे आईएनजी लगा हुआ है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट, तो पता चल जाएगा। जैसे अगर लिखा होता ही इज एबल डैश अकॉम्प्लिश, तब क्या होता है, ही इज एबल टू अकॉम्प्लिश एनी टास्क, या ही इज कैपेबल ऑफ अकॉम्प्लिशिंग एनी टास्क, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही इज कैपेबल ऑफ अकॉम्प्लिशिंग या ही इज एबल टू अकॉम्प्लिश, इन दोनों का मीनिंग बराबर हो जाएगा, लेकिन प्रीपोजिशन बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चलो देखो भाई, मैं बिल्कुल एकदम या स्क्रीन पे लिख करके आप लोगों को याद दिला देता हूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई, करते चलना, ठीक है। द लॉयर वॉज नॉट वेल अक्वेंटेड, लॉयर जो था वो परिचित नहीं था। अक्वेंटेड का मतलब क्या होता है, परिचित होना, ठीक है। अक्वेंटेड का मतलब क्या होता है, टू नो समथिंग, ठीक है। सो द लॉयर वॉज नॉट वेल अक्वेंटेड, लॉयर जो था वो परिचित नहीं था, उसे मालूम नहीं था न्यू रूल्स, उसे नए रूल्स मालूम नहीं थे, देयर बाय लॉस्ट द केस, और इसलिए वो केस हार गया। ध्यान देना, अक्वेंट, familiar, अवेयर, इन तीनों का मतलब होता है, परिचित की स्पेलिंग क्या होती है जी, परिचित होना या फिर टू नो, इन सब का रिलेशन है परिचित होना, यू नो, जानने के सेंस में आता है। लेकिन अक्वेंट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं विद, फेमिलियर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं टू, और अवेयर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ, ठीक है। क्लियर हो गया। अक्वेंट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं विद, फेमिलियर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं टू, और अवेयर के बाद हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं इस लैंग्वेज से परिचित हूं, आई नो दिस लैंग्वेज, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम अक्वेंटेड विद दिस लैंग्वेज, आई एम फेमिलियर टू दिस लैंग्वेज, आई एम अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज। तो देखो तीनों की मीनिंग बिल्कुल, मीनिंग आपकी एक समान है। ऑल द थ्री डिफरेंट वर्ड्स, दे हैव सिंगुलर मीनिंग, दे हैव सेम मीनिंग, बट डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद ऑल थ्री डिफरेंट वर्ड्स अकॉर्डिंगली, लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहे हैं इन सारे आपके वर्ड्स के साथ। अक्वेंट के बाद विद आ गया, फेमिलियर के बाद टू आ गया, और अवेयर के बाद ऑफ आ गया, और इन तीनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो अक्वेंटेड के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपके विद आ गया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गई बात। 800 हम लोग क्रॉस कर गए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से शेयर करते चलिएगा, ठीक है। सो द लॉयर वाज नॉट वेल एक्वेंटेड विद द न्यू रूल्स, नया जो जितने भी नए रूल्स थे, लॉयर उनसे एक्वेंटेड नहीं था, उनके साथ एक्वेंटेड नहीं था, उनसे परिचित नहीं था। सो एक्वेंट, फेमिलियर एंड अवेयर, द थ्री वर्ड्स सेम मीनिंग। अक्वेंट के बाद विद लगाएंगे, फेमिलियर के बाद टू लगाएंगे, अवेयर के बाद ऑफ लगाएंगे। आई वाज नॉट, जैसे कि इसके पहले आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस रूल, I was not aware of this rule, I was not acquainted with this rule, I was not familiar to this rule, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द पेंटर, जो पेंटर था, पेंटेड, उसने पेंट किया ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, पेंटर ने बहुत ही शानदार पेंटिंग्स जो है वो पेंट किया, किस चीज से, ब्रशेस एंड पेंट से। आपने ब्रशेस और पेंट से
पेंट से उसने क्या किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ड्रॉ किए। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश यहां पे क्या होगी, क्या हो जाएगा, द पेंटर पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स फ्रॉम ब्रशेस एंड पेंट्स, विद ब्रशेस एंड पेंट्स, बाय ब्रशेस एंड पेंट्स, इन ब्रशेस एंड पेंट्स, ऑफ ब्रशेस एंड पेंट्स। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, ऑफ, विद, बाय। देखो ध्यान में रखना, मैं आपको एक मीनिंग अभी बता रहा हूं, आपको इतना तो पता चल गया कि या तो विद होगा यहां पे, या तो आपका बाई होगा, या तो विद ब्रशेस एंड पेंट्स होगा या फिर बाई ब्रशेस एंड पेंट्स होगा। ध्यान दो, विद हमेशा आता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और बाई आता है आपका एजेंट्स के लिए। बाई आता है क्या, एजेंट्स के लिए। जैसे मैंने बोला आपको, मान लेते हैं मैंने बोला कि क्या 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 बोला, या आई राइट डैश अ पेन। तो यहां पे बताओ विद होगा या फिर बाई होगा। तो देखो ये जो पेन है ये आपका क्या, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये आपका क्या, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। पेन आपका क्या, इंस्ट्रूमेंट है, तो जाहिर सी बात है यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आई राइट विद अ पेन हो जाएगा। लेकिन बाई चांस मैंने अगर बोला रावण वॉज किल्ड डैश राम, ठीक है। अब देखो ये राम क्या है, ये खुद आपके एजेंट है ना, खुद इंसान है, यहाँ पे खुद इंसान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, बाई राम। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर हम विद लिखते कि रावण वॉज किल्ड विद राम, इसका देखो पूरी रामायण चेंज हो गई थी कि रावण और राम दोनों एक साथ मर गए। रावण वॉज किल्ड विद राम, मतलब राम जो है वो रावण के साथ मर गए, है ना। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिएगा, विद हम वहीं लगाएंगे जहां पे इंस्ट्रूमेंट हो, और बाय हम वहां लगाएंगे जहां पे एजेंट हो। जैसे कि लास्ट नाइट यू किल्ड अ स्नेक, तो क्या बोलोगे, लास्ट नाइट अ स्नेक वाज किल्ड विद यू, नहीं, अ स्नेक वाज किल्ड बाय यू बोलेंगे, इसलिए क्योंकि यू क्या है, यहां पे ह्यूमन बींग्स खुद ही वो काम कर रहा है, वो एजेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि यू किल्ड अ बर्ड डैश अ स्टोन, तब वहां पे क्या हो जाएगा, स्टोन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, सो यू किल्ड अ बर्ड विद अ स्टोन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर जो है वो विद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ओ डबल एफ जो होता है ना, ओ डबल एफ, इसकी भी इंग्लिश होती है से, लेकिन ये सेपरेशन में यूज होता है। ये आपके कहां पर इस्तेमाल होता है, सेपरेशन में यूज होता है ये वाला से। जैसे मैंने बोला लीव्स फेल डैश द ट्रीज, लीव्स फेल डैश द ट्रीज। तो देखो जहां भी दो चीजें सेपरेट होती हैं, जहां भी दो चीजों में अलगाव सेपरेशन होता है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ। जैसे कि टेक ऑफ होता है ना, टेक ऑफ, ओ डबल एफ, टेक ऑफ। क्यों, इसलिए क्योंकि प्लेन जो है वो जमीन से क्या होता है, बिल्कुल जो आपके सरफेस हैं वो दोनों सरफेस क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होता है ना, इसलिए टेक ऑफ होता है, ओ डबल एफ होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये वाली स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी जब बाद में आप स्क्रीनशॉट देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। देखो ध्यान दो, ब्लाइंड, जनरली हम जानते हैं कि ब्लाइंड के बाद हम दो प्रीपोजिशन लगाते हैं। एक तो लगाते हैं इन, और इन तब लगाएंगे जब फिजिकल ब्लाइंडनेस हो। ठीक है, एक आंख से अंधा है, राइट आंख से अंधा है, ठीक है, तो जब फिजिकल ब्लाइंडनेस आपका होता है वहां पे लग जाएगा इन। लेकिन ब्लाइंड टू हो जाएगा जहां पे हम इग्नोर करने की बात करेंगे, इग्नोर करने की बात करेंगे, अवॉइड करने की बात करेंगे, वहां पे हो जाएगा ब्लाइंड टू। जैसे मैंने बोला, जज ने क्या किया, वो बहुत ही जुवेनाइल मतलब क्राइम सोच करके, बच्चे को जुवेनाइल क्राइम सोच करके उसको जो है वो क्या कर दिया, माफ कर दिया। सो हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड या फिर द कन्विक्ट वॉज अक्यूज्ड, सॉरी द कन्विक्ट वॉज रिलीज्ड as the judge was blind to his acts।
या फिर द ब्लाइंड टू हिज जुवेनाइल क्राइम। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो बच्चा था उसको फ्री कर दिया, उसको रिहा कर दिया गया, क्योंकि जज तो जो था वो ब्लाइंड हो गया था। तो जज तो था वो जाहिर से बात है फिजिकली तो ब्लाइंड नहीं हो गया था, अंधा तो नहीं हो गया था ना, वो क्या हो गया था, जज जो था उन्होंने इग्नोर कर दिया उसके जो भी क्राइम्स थे उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया। तो जब भी आप इग्नोर करने की बात करते हैं, अवॉइड करने की बात करते हैं, तब हो जाएगा ब्लाइंड टू। और जब आप फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तब हो जाएगा वहां पे इन। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल द टाइम द एवरेशियस, एवरेशियस का मतलब क्या हो गया, बताया था मैंने सुबह के सेशन में, ग्रिडी, मतलब जब ऑल द टाइम, पूरा का पूरा समय जो है वो लालची राजा था, ही वॉज ब्लाइंड, वो बिल्कुल अंधा हो गया था, डैश द सफरिंग्स ऑफ हिज मैन, अपनी प्रजा के कष्टों के लिए बिल्कुल अंधा हो गया था। तो यहां फिजिकल ब्लाइंडनेस तो है नहीं, इग्नोर करने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम टू बिल्कुल सही बोलेंगे। लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था, द लेफ्ट आई, इसका मतलब फिजिकल ब्लाइंडनेस आ गया, तो यहां पर आप इन बोलोगे। याद रखना ये बहुत बार, ये आई वाला एग्जांपल बहुत आता है एग्जाम में, ब्लाइंड विद लिखा हुआ रहेगा, लेकिन विद आपका गलत है, ब्लाइंड इन एन आई होता है। ठीक है, दूसरा पेरेंट्स आर ब्लाइंड, यहां पे हो गया टू, इसलिए क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अंधे हो जाते हैं अपने बच्चों के मिस्टेक्स के प्रति, इसका मतलब इग्नोर करने की बात हो रही है, टू आ गया। लेकिन तीसरा वाला एक चीज देखो, तीसरा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जब भी रीजन की बात हो, रीजन और कॉज की बात हो ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, तब हम वहां पे बाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ही बिकेम ब्लाइंड, या फिर यू कैन बी ब्लाइंड, यू कैन बी ब्लाइंड बाय एन एक्सीडेंट, या फिर अचानक अगर रोशनी, बहुत ज्यादा रोशनी आपकी आंखों में डाल दी जाए तो उससे आप अंधे हो सकते हैं। सो यू कैन बी ब्लाइंड बाय अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट इनटू योर आईज, ठीक है, अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट इनटू योर आईज। तो इस तरीके के सेंस में आप यहां पे बाई पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे रीजन का वो जो रेफरेंस आ रहा है, यहां पे कॉज का रेफरेंस आ रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, डायरेक्ट आईज का सेंस है तो फिर आप इन लिखेंगे, अगर इग्नोरेंस का सेंस है, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आप टू लिखेंगे, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि इसकी वजह से आप अंधे हो सकते हैं, इसकी वजह से आप अंधे हो सकते हैं, तो फिर आप ब्लाइंड बाई भी वहां पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। 850 के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई, जल्दी से आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्ट, ठीक है, अब पार्ट के साथ आप विद भी लगाते हैं, पार्ट के साथ आप फ्रॉम भी लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, विद आप तब लगाते हैं जब आप मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक, लेकिन फ्रॉम आप तब लगाते हैं जब आप सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेशन फ्रॉम पीपल, सेपरेशन फ्रॉम पर्संस, फ्रॉम पीपल। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आफ्टर मैरिज, ठीक है, आफ्टर द मैरिज, आफ्टर मैरिज द सन पार्टेड डैश हिज पेरेंट्स। शादी के बाद जो है, जो बेटा था वो मां बाप से क्या हो गया, डैश हो गया, अलग हो गया। तो याद रखना, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है अलग हो जाना। इन दोनों का, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इन दोनों का, इन सब का मतलब होता है अलग होना, इन सब का मतलब होता है अलग होना या फिर सेपरेट, इन सब का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होता है। पार्ट विद तब इस्तेमाल होता है जब आप अपना कोई सामान, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ करके जा रहे हैं, मटीरियल से अलग हो रहे हैं, तब पार्ट विद, और पार्ट फ्रॉम तब आएगा जब आप लोगों से बिछड़ रहे हैं। जैसे कि आफ्टर मैरिज जो है आप अपने माता पिता से जो है वो दूर चले आए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पार्टेड फ्रॉम, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं द लिटिल बॉय पार्टेड डैलिड ऑल हिज पोजेशंस, मतलब जितने उसके सामान थे, जितने भी उसके हॉस्टल जाने से पहले जो भी उसके सामान थे, जो भी उसके बिलोंगिंग्स वगैरह थे, वो सारा का सारा उसने क्या किया, घर पे ही छोड़ दिया। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, विद आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे अ मंक, ठीक है, अ मंक जो होता है, जो सेंट्स वगैरह होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, दे डोंट हैव, दे
दे पार्ट डैश द अर्थली पोजेशंस, वो क्या करते हैं, अपने सारे भौतिक सुख सुविधाओं को क्या करते हैं, पार्ट फ्रॉम करेंगे या पार्ट विद करेंगे, क्या करेंगे, पार्ट फ्रॉम करेंगे या पार्ट विद करेंगे। तो वो सारे के सारे पार्ट विद करते हैं, क्योंकि पार्ट विद का मतलब होता है चीजों से सेपरेट होना, और पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इंसान से सेपरेट होना, लिविंग बीइंग से सेपरेट होना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अगर किसी भी लिविंग बीइंग से आप बिछड़ रहे हैं, है ना, अक्सर बोलते हैं ना कि आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, तो आज के बाद हम लोग बिछड़ रहे हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट फ्रॉम यू। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब अलग हो रहा हूं आपसे। ठीक है, सो आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट फ्रॉम यू। ठीक है, और कोई सामान वगैरह उससे अगर अलग हो रहे हैं तो आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रेड वाइन इज विंटेज। रेड वाइन जो बिल्कुल टॉप क्लास का होता है, एज क्योंकि इट इज मेड डैश एनरिच्ड ग्रेप्स एंड एप्पल्स। अब देखो एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, ठीक है, हमने टेस्ट भी नहीं किया, ऐसा मत सोचो। ठीक है, तो रेड वाइन जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एकदम जबरदस्त होता है, विंटेज क्वालिटी का होता है, सुप्रीम क्वालिटी का होता है, क्योंकि ये बहुत ही पके हुए ग्रेप्स और एप्पल्स का बना हुआ होता है। अब मुझे पता नहीं, एक सेंटेंस है बस, अब ऐसा नहीं कि सर आपको थोड़ी पता है कि रेड वाइन इसका बना हुआ है, तो अब अंदर मत जाओ। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पर क्या होगा, मेक। मेक के बाद आप ऑफ भी लिख सकते हैं, मेक के बाद आप फ्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ तब लिखेंगे जब स्टेट इज अनचेंज्ड। ठीक है, और फ्रॉम तब लिखेंगे जब स्टेट इज चेंज्ड। भाई इसका क्या मतलब हो गया सर, स्टेट अनचेंज स्टेट इज चेंज, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि सर अगर मैं स्टेट अनचेंज, मतलब कि अगर मैं ये रेड वाइन यहां खरीदता हूं और खरीद करके मैं बिहार में पीता हूं, तब जाकर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ऑफ। ये स्टेट जो है वो इसके लिए नहीं आ रहा है, ये स्टेट आ रहा है व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ अ मैटर, किसी भी पदार्थ के तीन अवस्थाओं के बारे में बात हो रही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहां पे देखो, आप देख सकते होगे कि मेक ऑफ लगेगा या मेक फ्रॉम लगेगा, मेक ऑफ लगेगा या मेक फ्रॉम लगेगा। देखो मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, इन दोनों का मतलब होता है बनना, इन दोनों का मतलब होता है बनना, कंपोज। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है बनना, कंपोज, कंप्राइज, इन दोनों का मतलब ये होता है। तो कोई चीज अगर किसी से बनी हुई है तो या तो मेक ऑफ बोलेंगे या तो मेक फ्रॉम बोलेंगे। जैसे दिस टेबल इज मेक डैश प्लास्टिक, या ऑफ प्लास्टिक या फ्रॉम प्लास्टिक। अब देखो कब होता है, याद रखना, ये है आपका रेड वाइन, क्या है, ये है आपका न्यू इंग्रेडिएंट, मतलब एक आर्टिकल है आपका। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल, यही है ना आपका ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल, यही आपका मटेरियल। और ये जो ग्रेप्स और एप्पल्स हैं ये हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। ये इनके इंग्रेडिएंट्स। तो याद रखना, अगर नए आर्टिकल्स में इंग्रेडिएंट्स का जो स्टेट होता है, नए आर्टिकल्स में इंग्रेडिएंट का स्टेट अगर सेम है तो फिर वहां हम लिखेंगे मेक ऑफ, और अगर उनका स्टेट चेंज हो जा रहा है नए आर्टिकल में तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। जैसे ग्रेप्स और एप्पल्स किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही रेड वाइन में जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इनका स्टेट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, और इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, मेड फ्रॉम। मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन जैसे मैं अगर बोलता हूं कि चेयर, ठीक है, दिस चेयर इज मेड डैश प्लास्टिक। ठीक है, तो जो प्लास्टिक से जो चेयर बनता है, प्लास्टिक का जो स्टेट होता है पहले सॉलिड, क्या वो चेयर में आकर के चेंज हो जाता है, नहीं होता है, सेम होता है ना। तो फिर यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम आपका ऑफ बिल्कुल सही लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आइस इज मेड डैश, आइस इज मेड डैश वाटर, तो देखो वाटर क्या था, लिक्विड, जैसे ही आइस में कन्वर्ट हुआ तो उसका स्टेट भी चेंज हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, आइस इज मेड फ्रॉम वाटर। गेटिंग माय पॉइंट। गार्लैंड इज मेड डैश फ्लावर्स, जो माला है वो फूलों से बनी है, तो फूलों का जो स्टेट था वही स्टेट सेम है, सो गार्लैंड इज मेड ऑफ फ्लावर्स, बिल्कुल सही होगा। तो ये याद रखिएगा, मेक ऑफ आएगा या मेक फ्रॉम आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हैं। मेक ऑफ तभी आएगा जब स्टेट जो है वो बिल्कुल सेम है, नए जो आपका पदार्थ बन रहा है मटेरियल में स्टेट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मेक फ्रॉम तब हम बोल देंगे जब उसका स्टेट बिल्कुल चेंज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगा। केक इज मेड ऑफ फ्लोर, शुगर एंड मिल्क, या केक इज मेड फ्रॉम फ्लोर, शुगर एंड मिल्क। फ्रॉम होगा क्योंकि उसमें आटे का, मिल्क का या फिर चीनी का जो शुगर है उसका बिल्कुल एकदम क्या होता है, फॉर्म चेंज हो जाता
जाता है ना, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, अब उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल एकदम उसका कोई फॉर्म ही नहीं होता, बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ग्राइंड हो जाता है। वो ऐसा थोड़ी कि केक खाओगे। अब देखो कैसे जानेंगे कि सर उसमें से हम वो मतलब कि क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि नहीं। अगर कंपोनेंट्स को आप अलग नहीं कर सकते, अलग अगर आप नहीं कर सकते तो सोचना है कि वो आपका फ्रॉम ही होगा। जैसे कि वाइन अगर मैं पीता हूं तो वाइन से आप एप्पल अलग करके दे देंगे, ये रहा वाइन, ये चलो ले लो, ये लो एप्पल निकाल के ले लो। हो सकता है केक से कि आप आटा चीनी ये सब अलग करके दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, एट द रेस्टोरेंट या फिर एट द रेस्टोरेंट में माई वाइफ ऑर्डर्ड, मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया अ प्लेट ऑफ बिरयानी। एक ही प्लेट बिरयानी का ऑर्डर किया, बिल्कुल झगड़ा हो गया, तुरंत जबरदस्त झगड़ा हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि भाई 3 प्लेट ऑर्डर करो, 2 प्लेट मेरे लिए, 1 प्लेट तुम्हारे लिए। सो एट द रेस्टोरेंट माई वाइफ ऑर्डर डैश अ प्लेट ऑफ बिरयानी। याद रखना क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। सर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, मेरा ब्रेकअप हो गया। देखो ध्यान देना, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ये आपका नाउन भी हो सकता है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, अगर नाउन है तो आप प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वर्ब है तो ये फॉर जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है ये आपका नहीं लगेगा। अगर वर्ब है तो फॉर नहीं लगेगा। जैसे मैंने बिरयानी, अच्छा आपने कुछ ऑर्डर किया, हाँ सर मैंने बिरयानी के लिए ऑर्डर किया, सो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ बिरयानी, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ बिरयानी, बिरयानी के लिए ऑर्डर किया। देखो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बिरयानी के लिए ऑर्डर किया है, लेकिन ऑर्डर्ड फॉर हम कभी भी यहां पे नहीं लिखेंगे। तो याद रखिएगा नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर ऑर्डर जो है अगर वो नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, नो प्रीपोजिशन अगर ऑब्जेक्ट है तो, जैसे कि जो चीज मैंने ऑर्डर की है अगर ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है तो हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने जूस के लिए ऑर्डर किया है, सो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर जूस, ये गलत है। जूस आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट्स और ऑर्डर के बीच में कोई भी आपका प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आई हैव ऑर्डर्ड जूस, आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ जूस, आई हैव ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ जूस, इस तरीके से हम इस्तेमाल वहां पे करेंगे, याद रखिएगा। सो ऑर्डर जो है वो नाउन भी आ सकता है, ऑर्डर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। अगर नाउन है तो आप कुछ भी करिए, सर इट्स योर ऑर्डर, यस सर इट इज, देयर इज एन ऑर्डर फॉर मी, सर आपके लिए भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो सर आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर यू, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर यू। तो अगर यहां पे ऑर्डर नाउन है तो आप वहां पे फॉर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब है ऑर्डर तब आप वहां पे नहीं लिख सकते हैं फॉर। जैसे कि सर आई हैव प्लेस्ड, मैंने कर दिया है एन ऑर्डर, एक ऑर्डर कर दिया है फॉर यू, बिल्कुल सही, लेकिन आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, ये बिल्कुल गलत हो जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, 900 के आसपास हम लोग पहुंच गए भाई, जल्दी से शेयर करते रहिए, तुरंत शेयर करते रहिएगा, जिससे हम लोग और ज्यादा जो है वो नंबर्स में पहुंच सके। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बताओ क्या होगा, देखो ध्यान दो, बीसेट, ठीक है, स्वैम्प्ड, स्वैम्प, इन्फेस्टेड, इन्फेस्ट, और एक क्या है, टीम, टीम, TEEM, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, और इन सब के बाद आता है विद। ठीक है, और इन सब का मतलब होता है भरा हुआ। ठीक है, मतलब इन सब का मतलब होता है फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और मीनिंग भी यहां पे होती है, फ्रॉड भी लिख लो, फ्रॉड भी लिख लो एक, हाँ ये सारे मीनिंग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखना, हालांकि थोड़ा अंतर है। ठीक है, देखो बीसेट, पहली बात बीसेट के बाद 99% जो है विद आएगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखना कि बीसेट के बाद आपका जो है
बाय भी लिखा हुआ है, 1% में कहीं कहीं बाय लिखा गया होगा। अब इन दोनों का अंतर क्या है, देखो यही है। मुझे पता नहीं कि आप इस सेशन को किस तरीके से ले रहे हैं, सही मतलब किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं इस सेशन को, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि जितना एक्सप्लेनेशन, जो कंटेंट्स यहां पे मिल जाएगा, मैं यहां पे बिल्कुल जो है वो पानी में, इतना पानी में जाकर के डूब करके बोल सकता हूं कि ये कंटेंट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, मुझे पता नहीं कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको क्या दे रहा हूं। बीसेट का बस बाद में विद आएगा, और कुछ नहीं पता, लेकिन बीसेट के बाद आपका कहीं कहीं बाई भी आता है। कहां बाई आता है, कहां विद आता है, मैं आपको लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, मैंने बोला कि हर करियर वॉज बीसेट डैश डिफिकल्टीज। ध्यान दो, ठीक है, पूछना जाकर के घर में दोस्तों वगैरह से। ठीक है, हर करियर वॉज बीसेट डैश डिफिकल्टीज। अब देखो यहां पे आपका जनरली विद सही है, विद जो है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई बाय लिखता है तो वो गलत तो होगा, एग्जामिनेशन सेंटर में वो गलत तो होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में गलत तो होगा। लेकिन अगर आप यहां पे बातचीत कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो विद सही है। लेकिन बाय भी होता है बीसेट के साथ जब स्पेसिफिक मीनिंग वहां पे लिखा गया हो। कैसा स्पेसिफिक मीनिंग, ध्यान देना। अगर मैं बोल रहा हूं कि हर करियर वॉज बीसेट विद डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि उसके करियर में बहुत सारे डिफिकल्टीज आए। बीसेट का मतलब है भरा हुआ, तो उसके करियर में बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, और उन सारे डिफिकल्टीज का रिलेशन, उन सारे डिफिकल्टीज का कनेक्शन, उन सारे डिफिकल्टीज का रेलेवेंस उसके जॉब से ही था। मतलब क्या हो गया कि उसका करियर जो था, उसका जॉब जो था, ठीक है, उसका करियर जो था, उसके काफी डिफिकल्टीज आए, और वो सारे डिफिकल्टीज उसके करियर से ही रिलेटेड थे, उसके जॉब से ही रिलेटेड थे। ऐसा नहीं था कि उसके करियर में डिफिकल्टीज आए क्योंकि उसकी शादी जो एक ऐसे परिवार में हो गई जो कि काफी ज्यादा मतलब लेट्स से कि लालची थे, हमेशा डाउरी की मांग करते रहते थे, तो इससे काफी मुश्किलें आ गई। फिर उसके बाद जो है काफी ज्यादा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस भी होने लगा, फिर उसका अचानक उसके पापा की डेथ हो गई, तो इतने सारे अलग अलग डिफिकल्टीज की वजह से उसका करियर चौपट हो गया। तो इस सेंस में अगर हम इस्तेमाल करेंगे सो वी कैन यूज बीसेट बाय। लेकिन याद रखिएगा, अगर इस तरीके का कोई सेंस नहीं दिया हुआ है स्पेसिफिक, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं हर करियर वाज बीसेट बाय द डिफिकल्टीज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, बाय डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। तो अब देखो यहां पे डिफिकल्टीज हुई उसके करियर में, लेकिन उसके जॉब की वजह से नहीं, उसके करियर की वजह से करियर में डिफिकल्टीज नहीं आई, किसी और रीजन की वजह से उसके जॉब में डिफिकल्टीज आई। तब यहां पे हम बोल सकते हैं बीसेट बाय डिफिकल्टीज जनरेटेड या फिर क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन जनरली अगर इसका मीनिंग है तो फिर हम बीसेट विद ही लिखते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया। अब देखो इतना अलग बताने के बाद मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस पर्टिकुलर सेशन को देखें, इस पर्टिकुलर सेशन को देखें यार, क्योंकि जब मैं अलग दे रहा हूं, जब मैं अलग यहां पे पढ़ा रहा हूं, जब मैं अलग कंटेंट्स दे रहा हूं, सो आई डिजर्व टू बी लेट्स से रिक्वेस्टिंग फॉर और लेट्स से डिमांडिंग फॉर मोर लाइक्स एंड मोर शेयर्स। जैसे कि आप लोग कमेंट्स में लिखते भी कि सर बहुत ज्यादा शेयर्स और बहुत ज्यादा लाइक्स होने चाहिए थे। सो प्लीज जो है आप लोग शेयर करते रहिएगा। याद रखिएगा कंटेंट्स को लेकर के कोई कमी नहीं होगी, क्वालिटी कंटेंट कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हम कब से ढूंढ रहे थे आपको, थोड़ा पानी मुझे पिला दीजिए। देखो शी सकम्ड, ठीक है, सकम्ड। अब देखो सकम्ड का मतलब क्या होता है, SUCCUMB, सकम, सरेंडर, ईल्ड। ठीक है, इन तीनों का मतलब ये होता है, क्या होता है, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को क्या कहता है, सौंप देना, अपने आप को किसी और के हवाले कर देना, सौंप देना। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल मतलब उसके बिल्कुल आप क्या हो जाए, स्लेव हो जाना, एनस्लेव। ठीक है, और याद रखिएगा इन मीनिंग सेम होता है, और इन सब के बाद इस्तेमाल होता है टू। इन सब के बाद क्या इस्तेमाल होता है, इन सब के बाद आपका इस्तेमाल होता है टू। ठीक है, जैसे शी सकम्ड टू द इंजरीज। ठीक है, और इन सब का मतलब क्या होता है, सकम का स्पेशली मतलब होता है डाई। शी सकम्ड टू इंजरीज, इसका मतलब क्या हो गया कि इंजरीज की वजह से उसकी मौत हो गई। क्या हो जाएगा, इंजरीज की वजह से उसकी मौत हो गई। तो याद रखिएगा शकम्ड टू, सरेंडर्ड टू, ईल्ड टू, इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, सेम है, लेकिन प्रीपोजिशन हमेशा यहां पे
टू आएगा तो शी सकम्ड टू टेम्पटेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, शी सकम्ड टू टेम्पटेशन, टेम्पटेशन काफी लालच को कोई उसने सरेंडर कर दिया, लालच को बिल्कुल एकदम हवाले हो गई, एंड एट और उसने खा लिया प्लेंटी ऑफ आइसक्रीम्स, बहुत सारे आइसक्रीम्स एक साथ ही उसने हड़प कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यही रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखो भाई बस लास्ट क्वेश्चन यही था, अब हम लोग पहुंच गए, याद रखिएगा। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही सही लगा होगा। एक बार लाइक जरूर करते हुए जाना सारे के सारे लोग, और शेयर करना तो बिल्कुल एकदम भूलना ही नहीं। जितने बच्चों ने शेयर कर लिया भाई उनसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार और ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करते चले चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एक बात मैं और आपको याद दिला दूं कि आप हमारे ऐप के थ्रू से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी महापैक जो कि सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो होता है, उसमें क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी होते हैं, आपके सामने आने वाले एग्जाम्स के भी बैचेस होते हैं, प्लस उसके आपके अलग अलग इंडिविजुअल भी बैचेस हो सकते हैं, रीजनिंग का सारे बैचेस आपको मिलेंगे, जो आपके फ्यूचर बैचेस बनने वाले वो भी ऐड हो जाएंगे महापैक में, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। Y194 कोड अप्लाई करते हैं, 47% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट है ना। तो जल्दी से जाइए और ऐप डाउनलोड करिए, और उसके बाद जो है आप इन कोई भी प्रोडक्ट को यहां से जो परचेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। 47% का डिस्काउंट चाहिए, सो Y194 कोड ऐप के थ्रू से ही आप सारी की सारी चीजें करेंगे, ठीक है। बस आज का सेशन हम पे फिनिश करते हैं, कल सुबह फिर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, और उसके बाद 10 बजे मुलाकात होगी अलग चैप्टर के साथ, अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। सेशन को एक बार शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।